मालकिन, अगर आप ये दरवाजा नहीं खोलती तो मैं आज रात पक्का मर जाती और मेरे मरने के बाद मेरी उस छोटी सी बच्ची को कुत्ते नोच खाते। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए रसोई से कुछ गर्म खाने को लाती हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुंची? कामिनी मालकिन, आप कहाँ हैं? एक गरीब बेघर औरत राधा, जो सिर्फ बारिश से बचने के लिए एक अमीर हवेली का दरवाजा खटखटाती है, उसे नहीं पता था कि अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है। हवेली की मालकिन कामिनी ने उसे पनाह तो दी, लेकिन एक ऐसे खौफनाक जाल में फंसा दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। राधा की जिंदगी के वो आखिरी चंद घंटे कैसे एक खौफनाक सपने में बदल गए, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या एक अमीर औरत की चालाकी एक बेकसूर की जान ले लेगी, या राधा अपनी भूखी बच्ची के लिए मौत के मुंह से वापस लौट पाएगी? दोस्तों, अगर आप भी इस दर्दनाक कहानी को अंदर तक महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना रोनी भाई आपके लिए ऐसी ही रुला देने वाली कहानियां लाता रहता है। आसमान से उस भयानक रात पानी नहीं बल्कि मौत बरस रही थी। बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं जैसे आज इस गरीब राधा को निगल ही जाएंगी। सड़क के किनारे एक फटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े के नीचे सिकुड़ी हुई राधा ठंड से थर थर कांप रही थी। उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो चीथड़े बन चुके थे और बारिश की बेतरतीब बूंदें उसके बदन को चाबुक की तरह छील रही थी। राधा की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, लेकिन हालातों की मार और भयानक गरीबी ने उसके चेहरे की मासूमियत छीनकर वहां झुर्रियां ला दी थी। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। उसे लग रहा था कि शायद आज की ये काली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ठंड से उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी 3 साल की मासूम बच्ची का चेहरा आ रहा था, जिसे वो आज सुबह ही एक मंदिर की सीढ़ियों पर एक सूखी बोरी के नीचे सुलाकर आई थी, ताकि उसके लिए कहीं से सूखी रोटी का एक टुकड़ा मांग कर ला सके। अपनी बच्ची की भूख का ख्याल आते ही राधा के अंदर जीने की एक आखिरी और टूटती हुई उम्मीद जागी। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरी और कीचड़ में लड़खड़ाते हुए सड़क के उस पार बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम भारी हो रहा था। बारिश का गंदा पानी उसकी आंखों में जा रहा था, पर वो बस किसी तरह कहीं पनाह खोजना चाहती थी। तभी एक तेज बिजली चमकी और उस सफेद रोशनी में राधा को कुछ दूरी पर एक बड़ा सा लोहे का गेट नजर आया। वो एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले का गेट था, जिसकी ऊंची दीवारें किसी किले जैसी लग रही थीं। जैसे ही वो अपने कांपते पैरों से उस भारी गेट के पास पहुंची, उसने देखा कि गेट हल्का सा खुला हुआ था। वो संकोच करते हुए अंदर दाखिल हुई। सामने एक महल जैसा घर था, जिसकी कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से पीली और गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। राधा ने कांपते हुए हाथों से उस भारी लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई आवाज नहीं आई। वो वहीं चौखट पर बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि इतने बड़े लोग एक भिखारन के लिए अपना दरवाजा क्यों खोलेंगे। आज उसे यहीं इसी चौखट पर तड़प तड़प कर अपनी जान देनी पड़ेगी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से दरवाजा पीटा और तभी एक हल्की सी आवाज के साथ वो भारी दरवाजा खुल गया। सामने एक बेहद खूबसूरत और अमीर दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का एक बहुत ही महंगा रेशमी गाउन पहना हुआ था और उसके गले में मोतियों का एक चमचमाता हार था। वो उस बंगले की मालकिन कामिनी थी। कामिनी ने राधा को ऊपर से नीचे तक अपनी तेज निगाहों से देखा। राधा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसे लगा कि ये अमीर मालकिन उसे अभी धक्के मारकर इस तूफान में वापस फेंक देगी, लेकिन कामिनी के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जिसे राधा जैसी भोली और बेबस औरत उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाई। कामिनी ने बहुत ही मीठी और मुलायम आवाज में कहा, इतनी रात को इस तूफान में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, वरना ठंड से मर जाओगी। राधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में इतने बड़े घर के लोग इतने दयालु होते हैं? वो अपने कीचड़ से स्ने पैरों को पीछे खींचती हुई संकोच के साथ अंदर गई। घर के अंदर का नजारा देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कीमती कालीन, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरें, सोने के पानी चढ़े हुए झूमर और एक ऐसी सुकून देने वाली गर्माहट जो उसने अपनी पूरी दुख भरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। कामिनी उसे अपने साथ ले गई और एक बहुत ही शानदार मखमली सोफे पर बिठा दिया। वो खुद अपने हाथों से एक नरम तौलिया लेकर आई और राधा के भीगे बालों से पानी पोंछने लगी। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
वो रोते हुए कामिनी के पैरों की तरफ झुककर कहने लगी, मालकिन, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हैं। अगर आप ये दरवाजा नहीं खोलती तो मैं आज रात पक्का मर जाती और मेरे मरने के बाद मेरी उस छोटी सी बच्ची को कुत्ते नोच खाते। कामिनी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पागल लड़की, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए रसोई से कुछ गर्म खाने को लाती हूँ। कामिनी अंदर रसोई में गई और कुछ ही देर में एक चांदी की बड़ी सी ट्रे में गर्म सूप और बहुत सारा खाना लेकर आई। खाने की महक से राधा के पेट में जैसे आग लग गई। वो अपने सारे संकोच भूलकर पागलों की तरह दोनों हाथों से खाना खाने लगी। कामिनी चुपचाप सोफे के किनारे बैठकर अपनी गहरी आंखों से उसे खाते हुए देखती रही। कामिनी की नजरें राधा के चेहरे, उसके बालों और उसकी कद काठी को बहुत ध्यान से नाप रही थी। अचानक कामिनी अपनी जगह से उठी और कहने लगी, तुम्हारे ये कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं राधा। तुम अगर इन्हें पहनकर रही तो निमोनिया से बीमार पड़ जाओगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ सूखे कपड़े लाती हूँ। कामिनी अपने कमरे में गई और एक बहुत ही कीमती लाल रंग का सूट लेकर आई। वो राधा से कहने लगी कि जाकर बाथरूम में ये कपड़े बदल ले। राधा फिर से झिझकने लगी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि मालकिन, मैं तो एक गंदी भिखारन हूँ। मैं आपके इतने महंगे और साफ कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? ये खराब हो जाएंगे। पर कामिनी ने बहुत जिद की। राधा हार मानकर बाथरूम में गई। जब वो अपने भीगे चीथड़े उतारकर वो कीमती लाल सूट पहनकर बाहर आई तो एक पल के लिए कामिनी भी उसे देखकर चौंक गई। राधा का रंग, रूप और कद बिल्कुल कामिनी जैसा ही था। बस सड़कों की धूल और भूख ने राधा का निखार छीन लिया था। कामिनी उसे हाथ पकड़कर एक बड़े से शीशे के सामने ले गई। कामिनी ने उसके पीछे खड़े होकर धीरे से कहा, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही हो राधा। कोई कह ही नहीं सकता कि तुम बाहर से आई हो। राधा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। तभी कामिनी उसे सूप का एक और गर्म प्याला देती है। राधा बिना कुछ सोचे वो सूप एक ही घूंट में पी लेती है। उस बेचारी को नहीं पता था कि उस सूप में कामिनी ने नींद की बहुत भारी गोलियां पीसकर मिला दी थी। सूप पीने के कुछ ही मिनटों बाद राधा का सिर अचानक भारी होने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और वो लड़खड़ा कर उसी मखमली सोफे पर गिर पड़ी। बेहोश होने से ठीक पहले राधा को कामिनी का चेहरा अपने बिल्कुल करीब दिखाई दिया। अब उस चेहरे पर कोई दया या ममता नहीं थी। वहां सिर्फ एक भयानक और खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। कामिनी राधा के पास झुकी और उसके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाने लगी, लेकिन राधा के कानों तक वो शब्द पहुंचने से पहले ही वो एक गहरे और खौफनाक अंधेरे में डूब गई। जब बहुत घंटों बाद राधा की आंख खुली तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उसके सिर में हथौड़े बजने जैसा भयानक दर्द हो रहा था। उसने अपनी भारी आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा। वो अब उस नीचे वाले ड्राइंग रूम में नहीं थी। वो हवेली के ऊपर वाले हिस्से में एक बहुत बड़े और शाही बेडरूम में थी। वो एक मखमली बिस्तर पर लेटी थी जिस पर रेशम की चादरें बिछी थी। कमरे में हल्का सा लाल रंग का अंधेरा था। बाहर अभी भी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और तेज बारिश की आवाजें शीशों से टकरा रही थी। राधा घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अनजान कमरे में कैसे आई। उसने अपने शरीर की तरफ देखा तो उसके होश पूरी तरह उड़ गए। उसने अब वो लाल सूट नहीं पहना था जो कामिनी ने उसे दिया था, बल्कि उसने एक बेहद कीमती और भारी लहंगे जैसी कोई ड्रेस पहनी हुई थी जो किसी दुल्हन के जोड़े जैसी लग रही थी। उसके गले में कामिनी का वो ही मोतियों वाला हार कसा हुआ था। उसके हाथों में कामिनी की सोने की अंगूठियां चमक रही थी। राधा का दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा कि उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगी। वो कांपते पैरों से बिस्तर से उतरी। कमरे के एक कोने में एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। राधा जब लड़खड़ाते हुए उस शीशे के सामने गई तो उसके हलक से एक चीख निकल गई। शीशे में जो अक्स उसे घूर रहा था वो राधा का नहीं लग रहा था। उसके बाल जो कल तक लंबे और उलझे हुए थे वो अब बिल्कुल कामिनी की तरह छोटे और एक खास तरीके से काटे जा चुके थे। उसके चेहरे पर बहुत सारा भारी मेकअप था। अंधेरे और दूर से देखने पर दुनिया का कोई भी इंसान यही कहता कि वो हवेली की मालकिन कामिनी ही है। राधा का दिमाग सुन्न हो गया। ये सब क्या है? उस दयालु मालकिन ने उसके साथ ये कैसा मजाक किया है? वो भागकर कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ गई। उसने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया पर दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है बाहर? मुझे बाहर निकालो। मालकिन, आप कहाँ हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये कागज यहाँ किसने रखा? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उस कागज पर
लिखे शब्दों को नहीं समझ सकी, लेकिन उसने कांपते हाथों से उस टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर में से एक हल्की सी सरसराहट के साथ कामिनी की आवाज आने लगी। उस आवाज में अब कोई मिठास नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जल्दबाजी और स्वार्थ भरा खौफ था। कामिनी कह रही थी, मुझे माफ कर देना राधा, तुमने मेरी चौखट पर सिर्फ एक रात की पनाह मांगी थी और मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी ही छीन ली। पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था राधा। मेरा पति विक्रम कोई आम इंसान नहीं है, वो इस शहर का सबसे बड़ा और जालिम गैंगस्टर है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार शैतान है। मैंने आज रात उसके सबसे महफूज लॉकर से 10 करोड़ रुपए और बहुत सारे हीरे चुराए हैं ताकि मैं इस नर्क से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। पर मुझे पता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो आज रात मुझे मारने इसी हवेली में आ रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी लाश चाहिए ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके और दुनिया में उसका खौफ बना रहे। और किस्मत देखो राधा, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, बस तुम्हारे बाल थोड़े लंबे थे जो मैंने काट दिए हैं। अब जब विक्रम यहाँ गुस्से में अंधा होकर आएगा तो उसे इस कमरे में मेरी लाश मिलेगी तुम्हारी शक्ल में। पुलिस, दुनिया और सबसे जरूरी विक्रम, सबको यही लगेगा कि कामिनी मर चुकी है और मैं उन पैसों के साथ इस शहर से बहुत दूर एक नए देश में चली जाऊंगी जहां कोई मुझे नहीं जानता। शुक्रिया राधा, मेरी मौत मरने के लिए। टेप रिकॉर्डर की आवाज एक झटके में बंद हो गई। राधा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें गले में एक पत्थर की तरह अटक गईं। एक गरीब औरत जो सिर्फ अपने और अपनी बच्ची के लिए बारिश से बचने आई थी, उसे मौत के इस खौफनाक जाल में फंसा दिया गया था। उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। वो घुटनों के बल वहीं फर्श पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ऐसी सजा दी। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक नीचे हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने एक ही झटके में उस भारी लोहे के दरवाजे को तोड़ दिया हो। राधा की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। भारी जूतों की खौफनाक आवाजें सीढ़ियों पर गूंजने लगीं। एक नहीं बल्कि कई लोग बहुत तेजी से ऊपर आ रहे थे। गालियां देने और सामान तोड़ने की आवाजें आ रही थीं। राधा पागलों की तरह उस कमरे में छुपने की जगह ढूंढने लगी। वो एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छुपने ही वाली थी कि कमरे का वो बंद दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर खुल गया। सामने एक बहुत लंबा चौड़ा और भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके माथे की नसें फट रही थीं। उसके एक हाथ में एक लोहे की भारी रॉड थी और दूसरे हाथ में एक लोडेड बंदूक। वो विक्रम था। विक्रम ने गुस्से से हांफते हुए पूरे कमरे में देखा। उसकी नजर उस कोने में सिकुड़ी और थर थर कांपती हुई राधा पर पड़ी। अंधेरे, कामिनी के कपड़ों, उसी के गहनों और उसी की तरह कटे हुए बालों की वजह से विक्रम को लगा कि वो उसकी धोखेबाज पत्नी कामिनी ही है। विक्रम एक खौफनाक और शैतानी हंसी हंसा भागने की कोशिश कर रही थी। तू मेरे ही घर से मेरे पैसे चुराकर तू क्या सोच रही थी कि तू इस शहर से जिंदा बचकर निकल जाएगी। राधा ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो घुटनों के बल विक्रम की तरफ खिसकते हुए चिल्लाने लगी, मैं कामिनी नहीं हूं साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तो एक गरीब औरत हूं जो सिर्फ बारिश से बचने आई थी। मुझे कामिनी मालकिन ने ये कपड़े पहनाए हैं। उन्होंने मुझे धोखा दिया है साहब। विक्रम और जोर से हंसा। अच्छा, तो अब तू मौत सामने देखकर ये नई कहानी सुनाएगी मुझे। मरने के डर से अब तू अपनी पहचान भी भूल गई कामिनी। विक्रम धीरे धीरे अपने भारी कदम बढ़ाता हुआ राधा की तरफ आने लगा। राधा फर्श पर घिसटते हुए पीछे दीवार की तरफ जा रही थी। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूं। आप लाइट जलाकर मेरा चेहरा तो देखिए। मैं वो नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बच्ची है साहब, जो मंदिर की सीढ़ियों पर भूखी मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं मर गई तो वो भी तड़प तड़प कर भूख से मर जाएगी। मुझे जाने दो साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। पर विक्रम के सिर पर खून सवार था। उसने राधा की एक नहीं सुनी। उसने आगे बढ़कर एक झटके में राधा के छोटे कटे हुए बाल पकड़ लिए और उसे हवा में उठा लिया। राधा दर्द से चीख उड़ी। विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया है कामिनी, और विक्रम को धोखा देने वाले की सिर्फ एक ही सजा होती है, बहुत भयानक मौत। राधा ने तड़पते हुए विक्रम के हाथ पकड़ लिए। उसके आंसुओं से विक्रम का हाथ पूरी तरह भीग गया। उसने विक्रम की लाल आंखों में देखकर तड़पते हुए कहा, एक बार, बस एक बार इस मेज पर रखे टेप रिकॉर्डर को सुन लो साहब, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। मैं राधा हूं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। विक्रम एक पल के लिए रुका,
उसने उस टेप रिकॉर्डर की तरफ देखा। उसने एक हाथ से राधा का गला बहुत जोर से पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उस टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया। कामिनी की वही खौफनाक और चालाकी भरी आवाज फिर से उस सन्नाटे वाले कमरे में गूंजने लगी। मुझे माफ कर देना राधा, विक्रम को मेरी लाश मिलेगी तुम्हारी शक्ल में। आवाज सुनते ही विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पकड़ राधा के गले से अचानक ढीली पड़ गई। राधा खांसते और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम को एक झटके में समझ आ गया था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कामिनी उसे बेवकूफ बनाकर उसके 10 करोड़ रुपए लेकर हमेशा के लिए भाग चुकी थी और उसकी जगह अपना शिकार बनने के लिए इस बेकसूर और लाचार औरत को मौत के मुंह में धकेल गई थी। विक्रम गुस्से से इस कदर पागल हो गया कि उसने वो टेप रिकॉर्डर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। वो जानवर की तरह जोर से चिल्लाया, कामिनी, तू जहां भी छुपी होगी मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम पलटा और अपने आदमियों को इशारा करके कमरे से बाहर जाने लगा। राधा जमीन पर पड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लगा कि भगवान ने आज उसकी सुन ली। उसे लगा कि सच सामने आने के बाद अब उसकी जान बच गई। वो अपने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन तभी दरवाजे से बाहर जाते जाते विक्रम अचानक रुक गया। वो बहुत धीरे से वापस पलटा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शैतानी और ठंडी चमक थी। राधा का दिल जो अभी शांत हुआ था वो फिर से किसी बुरे सपने की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने अपनी बंदूक को ऊपर उठाया और उसमें एक गोली लौट की। उसने नीचे जमीन पर पड़ी राधा की तरफ बहुत ठंडी नजरों से देखा और कहा, मुझे सच में तुझ पर बहुत तरस आ रहा है राधा। तू बिल्कुल बेकसूर है, पर अगर मेरे आदमियों को, इस शहर को और पुलिस को यह पता चल गया कि एक औरत मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे पैसे लेकर भाग गई है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे दुश्मन मुझ पर हंसेंगे। मेरा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये दुनिया यही जानेगी कि कामिनी ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे उसी रात इसी हवेली में मार डाला। और इसके लिए, इस कहानी को सच साबित करने के लिए मुझे यहाँ इस बिस्तर पर एक लाश चाहिए, कामिनी की लाश। राधा के कानों में जैसे उबलता हुआ सीसा घुल गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ जोड़कर और विक्रम के जूते पकड़कर कहा, नहीं साहब, भगवान के वास्ते ऐसा मत करो। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। वो सुबह उठकर मुझे ढूंढेगी। मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं ये शहर छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं हमेशा के लिए गूंगी बन जाऊंगी साहब। बस मुझे मत मारो। मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। विक्रम ने अपनी बंदूक की नली का निशाना सीधा राधा के माथे पर लगा दिया। आज एक बंदूक की, उसने बिना किसी भाव के कहा, मेरी इज्जत और मेरा खौफ तेरी और तेरी बच्ची की जिंदगी से ज्यादा कीमती है राधा। तू गलत वक्त पर गलत जगह आ गई थी। यही तेरी किस्मत है। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब समझ आ गया था कि ये अमीर लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उसे अपनी छोटी सी बच्ची का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो कामिनी के झूठे प्यार और गरम खाने के जाल में फंस गई थी। उसने तो सिर्फ एक भयानक बारिश से बचने के लिए पनाह मांगी थी, पर उसे बदले में यह खौफनाक मौत मिल रही थी। कमरे में एक बहुत जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी और उसके बाद एक भयानक और भारी सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी वैसी ही हो रही थी, जैसे आसमान आज इस जुल्म को देखकर खून के आंसू रो रहा हो। एक अमीर औरत की चालाकी और एक ताकतवर आदमी के झूठे रुतबे ने आज एक बेकसूर मां की बलि ले ली थी। उस आलीशान बंगले के उस शानदार बेडरूम के फर्श पर अब सिर्फ खून बह रहा था। एक ऐसी औरत का लाल खून जिसका इस पूरी कहानी और इन पैसों से कोई लेना देना ही नहीं था। इंसानियत उस रात उस बंगले के दरवाजे पर हमेशा के लिए दम तोड़ चुकी थी और वो लाल सूट आज सच में खून से लाल हो चुका था। सवेरा होने वाला था और दूर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक 3 साल की बच्ची अब भी अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रही थी। भारी मत से विजयी करें। इस बार मैं आपसे कहूंगा, ये आप सबके प्यारे ठाकुर कबीर रेड्डी का वादा है। अब आप सब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद। रेड्डी साहब जिंदाबाद। सर, मुझे लगता है यहाँ का काम हो गया, तो अब चलें। हाँ चलो राजू। ना राजू, क्या बात कर रहा है? इन कबाड़ियों के लिए मैं अपना घर बेच दूं क्या? अरे सर,
आप चिंता मत चार कीजिए। क्वार्टर और 2-3 सुंदरियों को आपकी सेवा के लिए भेज दूंगा रात को। अबे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जिले के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सपोर्ट कर रही है। हाँ मैडम, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे उसके लिए जनता का कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ रहा है। पड़ेगा कांस्टेबल, ऐसे हाथ पे हाथ रखे हम नहीं बैठ सकते, मैदान में उतरना ही पड़ेगा। मैडम, आप सब कुछ छोड़कर इस केस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। that was hilarious. I told you he couldn't do it. Pass the drink over here. राजू ने जितना बताया था, तुम लोग तो उससे ज्यादा खूबसूरत हो। सच में आज रात मजा आ जाएगा। मालिक, आप हम औरतों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे तुम लोगों से मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे तो तुम्हारी सुंदरता प्रभावित कर देती है। हमारी सुंदरता? ये क्या कह रहे हो मालिक? हमें रोज रोज ऐसे मत लाइए मालिक, हमें भी चैन से जीने दीजिए। अरे चल चल, ज्यादा यार, तुम लोगों में ही तो मेरा जीवन दिख जाता है। ऐसा लगता है तुम लोगों के साथ मैं स्वर्ग में है। वाह क्या। चुपचाप अब अपने अपने घर जाओ, ठीक है? कहीं और दिखी तो अगले दिन बताऊंगा। ठीक है मालिक। बहन, ये रेडी आखिर अपने आप को समझता क्या है? हम लोग कोई उल्टा सीधा ना हो जाए। जानती हो, रेडी के आदमी यहाँ सब पे नजर रखे रहते हैं। रखे रहने दो नजर, आखिर कोई तो होगा